हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज हम लोग बात करेंगे प्री फॉर्मुलेशन का लेक्चर नंबर सेकंड। हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो जीपैट एंड नाइपेट 2026 के लिए, उसमें हमने फार्मास्यूटिक्स में प्री फॉर्मुलेशन स्टार्ट किया था, जिसका आज लेक्चर नंबर सेकंड। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या बात की थी। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें हमने बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर ली थी। एंड देन उसमें हमने पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया, क्रिस्टलिनिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, फ्लो प्रॉपर्टी, पाउडर डेंसिटी, वेटेबिलिटी, हाइग्रोस्कोपिसिटी, सारी चीजें पढ़ी थी। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो रिमेनिंग दो पॉइंट्स हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, लाइक सॉल्युबिलिटी एनालिसिस एंड देन स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो आज हम ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक और लेक्चर आएगा, जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था प्री फॉर्म के, कि हम लोग उसमें 3 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तीसरा लेक्चर जो आएगा जिसमें हम लोग केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आराम से बात कर लेंगे। तो आपने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो एक बार जाके उसे जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, चलो आ जाओ फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी एनालिसिस। अब सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में सबसे पहली जो सॉल्युबिलिटी आती है वो आती है एक्वस सॉल्युबिलिटी। अब एक्वस सॉल्युबिलिटी क्या होता है? जैसा आपको पता है एक्वस मतलब वाटर। वाटर में कितनी सॉल्युबिलिटी है वो हमारा किस में आती है? एक्वस सॉल्युबिलिटी। दैट इज अमाउंट ऑफ ड्रग दैट डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब 3 तरीके के सॉल्यूशन भी होते हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अब ये तीनों क्या होते हैं ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। इससे हम लोग सॉल्युबिलिटी परसेंटेज निकालते हैं। अब सॉल्युबिलिटी हम लोग दो टेम्परेचर पे जनरली जो है डिटरमाइन करते हैं। दो टेम्परेचर पे, पहला है एक 4 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा एक 37 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्यों डिटरमाइन करते हैं? टू इंश्योर द फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, की ड्रग फिजिकली स्टेबल है कि नहीं। एंड नेक्स्ट 37 डिग्री सेल्सियस पे टू सपोर्ट द बायोफार्मास्यूटिकल इवेल्युएशन। लाइक जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस में हम लोग इसलिए उसको करते हैं टू सपोर्ट द बायोफार्मास्यूटिकल इवेल्युएशन। और सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली हमारी ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है और बायो अवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट करती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बहुत इन डिटेल बात किया था। तो उसको एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे किसके बारे में? जो हमने बात की थी कि 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड, दूसरा होता है सैचुरेटेड और तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड। मतलब क्या है कि लाइक अगर हम बात करें कि आप घर में आपने चीनी का शरबत बनाया होगा सभी लोग, ठीक है, चीनी को आपने पानी में डिसॉल्व किया। अब एक कंडीशन आती है कि आप चीनी को पानी में डिसॉल्व किया, आपको 1 चम्मच चीनी की जरूरत थी, आपने 1 चम्मच जो है वो डिसॉल्व कर लिया। बट उस पानी में अभी 2 स्पून और डिसॉल्व हो सकते हैं। उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लाइक जो सॉल्यूट है वो बिलो सैचुरेशन पॉइंट है, लाइक उसमें हम लोग और ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ऐसा होता है कि लाइक हमने उसमें 2 स्पून और डिसॉल्व कर दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब उसमें बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ भी बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं हो। फिर हम क्या करते हैं, लाइक जब हम आप मिठाई के लिए जब चाशनी बनाते हो, शुगर सिरप बनाते हो, तो क्या करते हो? फिर उसको टेम्परेचर हीट करते हो। जैसे उसको हीट किया तो उसमें शुगर क्या होगी? और ज़्यादा शुगर डिसॉल्व होगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हम उसको कूल करते हैं वो क्या हो जाता है? वो क्रिस्टल फॉर्म में हो जाता है। तो अगर हम कंडीशन चेंज करके लाइक टेम्परेचर, प्रेशर ये बढ़ा के उसमें डिसॉल्व करें, फिर जो हमारे सॉल्यूशन मिलेगा वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? वो होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, तो 3 तरीके के होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड देन सुपर सैचुरेटेड। नॉर्मल अभी थोड़ा सा डिसॉल्व किया और डिसॉल्व हो सकता है अनसैचुरेटेड। अब उसमें बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, कंप्लीट हो गया है, वो होता है सुपर सैचुरेटेड सॉरी। उसका अगर हम उसमें टेम्परेचर, प्रेशर सारी चीजें बढ़ा के फिर से डिसॉल्व करें और थोड़ा सा डिसॉल्व कर दें, तो वो हो जाता है क्या? वो हो जाता है हमारा सुपर सैचुरेटेड स्टेट। समझ गया बात को? तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि लास्ट ईयर इस पर्टिकुलर टॉपिक प्री फॉर्मुलेशन से 5 क्वेश्चन देखे गए थे, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन कल ही डिस्कस कर लिया था कि 3 क्वेश्चन जो थे वो हमारे कल के वीडियो से ही थे। तो आज जो इस वीडियो में क्वेश्चन है, जो अभी मैं टेबल दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इससे पता नहीं कितनी बार जीपैट में, नाइपर में क्वेश्चन पूछा गया और लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। लाइक क्या होता है कि पर ग्राम ऑफ सॉल्यूट को कितना क्वांटिटी लगेगा सॉल्वेंट को डिसॉल्व करने के लिए। मतलब अगर हमें सॉल्यूट डिसॉल्व करना है 1 ग्राम, तो उसमें कितना पार्ट हमें जो सॉल्वेंट है वो लगेगा, उसके बेसिस पे हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। लाइक अगर 1 से कम पार्ट में डिसॉल्व हो रहा है मतलब बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, अगर 1 से 10 पार्ट तक जा रहा है मतलब फ्रीली सॉल्युबल है,
10 to 30 पार्ट्स मीन्स सॉल्युबल है, 30 to 100 पार्ट मीन्स स्पेरिंगली सॉल्युबल है, और 100 to 1000 पार्ट मीन्स स्लाइटली सॉल्युबल, एंड देन 100,000 to 10,000 वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, और मोर देन 10,000 पार्ट दैट इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर भी, जिससे क्वेश्चन पूछा गया था, वो किससे पूछा गया था? 30 to 100 का ये जो पार्ट है स्पेरिंगली सॉल्युबल, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान से रख लो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। हमने एक्वस सॉल्युबिलिटी की बात कर ली, अब हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी को हम लोग एस नॉट से डिनोट करते हैं। दिस इज द फंडामेंटल सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग व्हेन इट इज कंप्लीटली अनआयनाइज्ड। जब वो पर्टिकुलर जो ड्रग है वो किस स्टेट में हो, वो आयनाइज्ड स्टेट में हो, तो उस टाइम पे जो सॉल्युबिलिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है। फॉर वीक एसिड द इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग डिटरमाइंड इन द स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन। अगर आपने मेरा जनरल फार्माकोलॉजी का जो मैंने लेक्चर डाला है उसमें आपने देखा हुआ, तो वहां पे मैंने बताया था कि जो एसिडिक सॉल्यूशन वीकली एसिडिक ड्रग होती है वो एसिडिक मीडियम में अनआयनाइज्ड होती है। वहां पे मैंने बहुत डिटेल में बताया था, प्रोटोनेटेड नॉन प्रोटोनेटेड बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की है। तो यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा तो लेक्चर लंबा जाएगा, तो आप उसको क्या करना है, आपको जाना है और वो वीडियो आप लोग एक बार देख लेना, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ बस आपको इतना याद रखना है कि अगर जो वीक एसिड है उसकी जो हमारे पास इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी है, दैट इज अनआयनाइज्ड कंडीशन की सॉल्युबिलिटी, हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन में डिटरमाइन करेंगे। वीक बेस है तो हम लोग इसको स्ट्रांगली अल्कलाइन के लिए करेंगे। अब अगर नॉन आयनिक मॉलिक्यूल है तो वो या तो हमारे पास नो मेजरेबल चेंज, उसका जो हमारे पास एसिडिक और अल्कलाइनिक में कोई बहुत ज्यादा मेजरेबल चेंज देखने को नहीं मिलता, किसका? नॉन आयनिक मॉलिक्यूल का, ठीक। तो ये बात हो गई किसके बारे में? ये बात हो गई हमारे पास इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब हमारे पास क्या होता है कि हम, जैसे मैंने बताया कि वीकली एसिडिक, वीकली बेसिक, आयनिक, नॉन आयनिक, तो इस क्या है ये सारी चीजें। अब हम लोग वो देख लेते हैं, हम लोग नेचर ऑफ ड्रग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक पर्टिकुलर ड्रग का जो नेचर होता है वो कैसे होता है। अगर कोई भी ड्रग है, अगर उसकी सॉल्युबिलिटी जो एसिडिक सॉल्यूशन में ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू प्योर वाटर, तो उस ड्रग को हम लोग क्या बोलेंगे? वो ड्रग जो है वो वीकली बेसिक है। क्यों? क्योंकि मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था कि एब्ज़ॉर्प्शन जो है वो सेम मीडियम में बढ़ता है। लाइक वीकली बेसिक ड्रग है तो अल्कलाइन मीडियम में एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होगा, वीकली एसिडिक ड्रग है तो एसिडिक मीडियम में ज़्यादा होगा। बट अगर हमारे पास क्या है, वीकली एसिडिक ड्रग है तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो अपोजिट मीडियम दैट इज बेसिक मीडियम में ज्यादा होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग इन अल्कलाइन सॉल्यूशन अगर में ज्यादा हो रहा है तो वो हमारी वीकली एसिडिक ड्रग हो गई। अगर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी दोनों में हो रहा है, लाइक एसिडिक में भी हो रहा है अल्कलाइन में भी हो रहा है, तो जो हमारी ड्रग होगी वो कौन सा नेचर की हो जाएगी? वो हो जाएगी एम्फोटेरिक नेचर की हो जाएगी, और उसकी जो पीके वैल्यूज हैं उसमें 2 पीके वैल्यूज हमें देखने को मिलेंगी। और नेक्स्ट अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है सॉल्युबिलिटी की में, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो वो हमारे पास वहां पे नॉन आयनाइजेबल ड्रग मॉलिक्यूल हो जाएगा, दैट इज उसका कोई भी पीके वैल्यू नहीं रह जाएगा। समझ गए बात को? तो ये हमारी बात हो गई ड्रग के नेचर के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसके बारे में? पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है? देखो, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है कि इससे हम लोग पता लगाते हैं किसी भी कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी, दैट इज वो कंपाउंड कितना लिपोफिलिक है, वो हम लोग पता लगाते हैं किसमें? पार्टीशन कोफिशिएंट की मदद से। द लिपोफिलिसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट दैट इज लॉग पी, व्हिच कैन बी डिफाइंड एज, अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एन अनआयनाइज्ड कंपाउंड एट इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑर्गेनिक एंड एक्वस फेज, दैट इज ऑर्गेनिक और एक्वस फेज के बीच में क्या उसका हमारे पास कंसंट्रेशन रहता है, और रेशियो जो रहता है कितना कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक फेज में है उसका, कितना एक्वस फेज में है, उससे हम लोग पता लगाते हैं क्या? पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में। समझ गए बात को? चलो तो क्या होता है आगे देखते हैं इसके बारे में। लाइक पार्टीशन कोफिशिएंट इज द मेजरमेंट ऑफ ड्रग्स लिपोफिलिसिटी, जो मैंने बताया, एंड इंडिकेट्स इट्स एबिलिटी टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज ऑयल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट। मतलब क्या है कि अगर वैल्यू इसकी हाई, मतलब ये क्या है कि हमने इसमें बात की, मैं आपको पहले फॉर्मूला बता दूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। लाइक हमने बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑक्टेनॉल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन किसमें? वाटर, दैट इज अनआयनाइज्ड कंपाउंड ऑर्गेनिक मीडियम में, अनआयनाइज्ड कंपाउंड एक्वस मीडियम में, जो रेशियो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉग पी की वैल्यू। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी जो लॉग पी की वैल्यू
हाई आ रही है। हाई का मतलब क्या हुआ? मतलब ऑर्गेनिक में ड्रग जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में है। मीन्स क्या हुआ? ड्रग हमारी जो हो जाएगी वो ज़्यादा लिपोफिलिक होगी। और अगर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? लो आ रही है। लो मतलब लेस देन 1। मैंने हाई बताया, हाई का मतलब 1 टू 3 के बीच में अगर ये है तो मतलब हाइड्रोफोबिक दैट इज़ लिपोफिलिक नेचर की ड्रग है, और इसका जो पार्टीशन कोएफिशिएंट दैट इज़ ये ज़्यादा अच्छे से वो होगा हमारे पास। किसमें? हमारा जो लिपोफिलिक ज़्यादा होगा तो ये ड्रग के मतलब सेल मेम्ब्रेन को ज़्यादा अच्छे से क्रॉस कर पाएगा, परमिएबल ज़्यादा होगा। और सेम अगर उसकी वैल्यू लेस देन 1 हुई तो मतलब क्या होगा कि वो हाइड्रोफोबिक कम है और हाइड्रोफिलिक दैट इज़ हाइड्रोफिलिसिटी वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है वो। तो जब वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात? सिंपल सा एक बार फिर से समझेंगे इसको हम लोग कि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हुई दैट इज़ 1 से 3 के बीच में हुई तो मतलब इस ये ऑर्गेनिक फेज में ज़्यादा है, लिपोफिलिसिटी ज़्यादा है। और अगर इसकी वैल्यू क्या हुई? कम हुई, दैट इज़ लेस देन 1 हुई, तो क्या हो जाएगा? ये इसकी हाइड्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, लिपोफिलिसिटी कम है। समझ गए बात को? ये सिंपल सा हमें इंडिकेट करता है कौन? पार्टीशन कोफिशिएंट। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो लिपोफिलिक ड्रग है, और अगर लेस देन 1 हुई तो हाइड्रोफिलिक ड्रग है। बात खत्म, इतने से आप समझ लो। अब ये तो हमें समझ में आया कि सर लिपोफिलिक हो गई, हाइड्रोफिलिक हो गई, बट हम ये जानते क्यों हैं? हमें क्यों, क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कंपाउंड है जिसकी वैल्यू लॉग पी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है तो वो क्या होता है? वो गुड एब्जॉर्प्शन शो करता है। लॉग पी वैल्यू फॉर ओरल ड्रग्स बिटवीन 1 टू 3 जो होती है आइडल वैल्यू होती है, बिकॉज हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक का बैलेंस होता है। अगर जो लॉग पी वैल्यू ग्रेटर देन 6 और लेस देन 3 रहती है तो उसमें क्या हो जाता है? पुअर ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन नहीं होता सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो हमने आगे बात कर रखी है। नेक्स्ट, highly non-polar molecules have preference to reside in the lipophilic region of membranes, and very polar compounds show poor bioavailability because of their inability to penetrate the membrane barriers। मतलब इसका समझो, अगर दो चीजें हुई कि सर अगर इसकी लिपोफिलिसिटी वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो गई तब तो ज्यादा लिपोफिलिक होना चाहिए, बट जब अगर ज़्यादा लिपोफिलिक, जैसे हमारे में क्या है कि अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आप कर लो, तो वो भी आपके लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। और अगर कम करो, बहुत कम करो तो भी हार्मफुल होता है। तो अगर इसकी लिपोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? जो लिपोफिलिक रीजन है मेम्ब्रेन का, उसी के अंदर ही रह जाएगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। और अगर बहुत कम है तो मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऑप्टिमम वैल्यू होनी चाहिए 1 टू 3 के बीच में। समझ गए बात को? ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना कोई चीज़ बहुत कम होनी चाहिए। चलो, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, दस देयर इज अ पैराबोलिक रिलेशनशिप बिटवीन लॉग पी एंड ट्रांसपोर्ट के बीच में क्या है? पैराबोलिक रिलेशनशिप है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कैंडिडेट ड्रग्स दैट एग्जिबिट अ बैलेंस बिटवीन दीज टू प्रॉपर्टीज विल प्रोबेबली शो द बेस्ट ओरल बायो अवेलेबिलिटी। मतलब क्या है कि उसका अगर लॉग पी और ट्रांसपोर्ट के बीच में एक बैलेंस शो रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो एक बेस्ट ओरल बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी। समझिए बात को? अब ये होता है कि सर हम इसको मेजर कैसे करेंगे? पता कैसे चलेगा हमें इसके बारे में? तो पता चलने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। शेक फ्लास्क मेथड है, क्रोमैटोग्राफिक मेथड है लाइक टीएलसी हो गया, एचपीटीएलसी हो गया, देन काउंटर करंट और फिल्टर प्रोब मेथड है। तो ये तीनों मेथड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट करके रखना, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है? यहाँ पे एचपीटीएलसी नहीं होगा, सॉरी एचपीएलसी होगा, ठीक है? इसको आप ध्यान रखना, तो ये इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक? समझिए बात को? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि क्या है? हमारा बीसीएस क्लासिफिकेशन, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब क्या है इसका? ये हमारा किसके द्वारा दिया गया था? ये हमारा दिया गया था जीएल एमिडॉन ने। ये सिस्टम जो है वो दिया था, क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास 4 क्लासेस हैं इनकी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 क्या होती है? हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमिबिलिटी। तो इसमें जो डिसोल्यूशन होगा बहुत ही रैपिड होगा। क्लास 2 क्या होता है? सॉल्युबिलिटी कम होती है बट परमिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्लास 3 क्या होती है? सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है बट परमिबिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है। क्लास 4 जो है वो सॉल्युबिलिटी भी कम होती है और परमिबिलिटी भी कम होती है। और जो मोस्ट ऑफ द ड्रग है वो हमारी किस क्लास में बिलोंग करती है? वो बिलोंग करती है क्लास 2 और क्लास 4 में।
उनकी या तो सॉल्युबिलिटी कम है, परमिबिलिटी भी कम है, या तो सॉल्युबिलिटी कम है, परमिबिलिटी ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या होती है कि वहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी का इशू आता है। अब हम लोग थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं जिससे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट ईयर 2023 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं सॉरी, जीपैट 2024 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। क्लास 1 के अंदर जो ड्रग्स हैं, कौन-कौन से आपका क्लोरोक्विन है, डिल्टियाज़म है, मेटोप्रोलोल है, पैरासिटामोल है, प्रोप्रानोल है, थियोफाइलिन है, वीरापामिल है। क्लास 2 की बात करें तो कार्बामाज़ेपिन है, डायनाज़ोल है, ग्लिबिंक्लामाइड है, कीटोकोनाज़ोल है, निफेडिपिन है, पिनेटवाइन है, ट्रोग्लिटाज़ोन है। क्लास 3 की बात करें एसाइक्लोविर है, एटेनोलोल है, कैप्टोप्रिल है, सिमेटिडिन है, मेटफॉर्मिन है, नियोमाइसिन है, रैनिटिडिन है। क्लास 4 की बात करें तो कोएंजाइन क्यूटेन है, साइक्लोस्पोरिन ए, इलेगिक एसिड है, फ्यूरोसेमाइड है, रिटोनाविर है, स्कोनाविर है, टैक्सोल है। इसके अलावा आपके पास क्लोरथायाज़ाइड भी क्लास 4 के अंदर आता है। और अगर इंसुलिन की बात करें तो हमारा क्लास 3 में इंसुलिन भी आएगा आपको। उसके बाद मेटफॉर्मिन जो है वो भी आपका क्लास 3 के अंदर आएगा। और अगर हम क्लास 2 की बात करें तो निफेडिपिन तो है ही इसमें, निफेडिपिन हो गया, कार्बामाज़ेपिन हो गया, नेप्रोक्सेन आपका क्लास 2 में आएगा। क्लास 1 की बात करें तो डिल्टियाज़म, प्रोप्रानोल, मेटाप्रोलोल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन ही है। तो ये जो है ये एग्ज़ाम्पल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एकदम अच्छे से ये आपके टिप पे होने चाहिए कि कौन-सा क्या होता है। एकदम अच्छे से इनको याद कर लो, बिल्कुल भी वो छोड़ना नहीं है एक भी पॉइंट। ये सारे एग्ज़ाम्पल्स इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बार भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको एकदम अच्छे से कवर करना है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट अपन लोग बात करेंगे किसके बारे में? आयनाइज़ेशन कांस्टेंट के बारे में। आयनाइज़ेशन कांस्टेंट या इसी को हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। आयनाइज़ेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट इज़ अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट के। जो इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट के है उसका जो नेगेटिव लॉग वैल्यू होती है वो क्या होता है? वो होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द न्यूट्रल एंड चार्ज फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का न्यूट्रल या चार्ज फॉर्म। द कांसेप्ट pKa is derived from the Henderson-Hasselbalch equation. AC dissociation constants are sometimes expressed by pK is equal to minus log 10 Ka। और अगर हम हैंडरसन हैशलबैक इक्वेशन की बात करें, जो हमारे एक अनआयनाइज और आयनाइज को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर पीएच पे, तो क्या होता है? एच ए इज इक्वल टू एच प्लस प्लस ए माइनस, ये हमारा होता है हैंडरसन हैशलबैक इक्वेशन। एसिडिक कंपाउंड के लिए इसकी जो फॉर्मूला बन के आ जाता है वो आ जाता है पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड, दैट इज पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ए माइनस अपॉन एच ए। बेसिक के लिए आता था पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग अनआयनाइज्ड अपॉन आयनाइज्ड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड में, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, एकदम अच्छे से इनको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट अब हम आगे बात करेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है उसको हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं, डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। तो जो मेथड्स हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा है? पहला है पोटेंशियोमेट्रिक पीएच मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड है आपका। फिर उसके बाद आपका पार्टीशन कोफिशिएंट मेथड है। देन कंडक्टोमेट्रिक मेथड है, सॉल्युबिलिटी मेथड है। ये हमारे पास 5 मेथड्स हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए। मेथड का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि सर जैसे हमने देखा था कि पार्टीशन कोफिशिएंट क्यों पढ़ रहे थे हम, वैसे अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट ही है, पीके है, ठीक है, अच्छी बात है, ये बताता है, बट क्यों? क्या नीड क्या है इसे बताने की? हम क्यों जाने इसके बारे में? तो इसके बारे में हम इसलिए जानना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि फॉर फ्रॉम द पीके ऑफ वीक एसिड और वीक बेस द अनआयनाइज्ड फ्रैक्शन ऑफ ड्रग कैन बी डिटरमाइन। मतलब क्या है कि पीकेए से हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर ड्रग का जो कितना पार्ट जो है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। समझे बात को? अनआयनाइज्ड फॉर्म में कितना है वो हमें कैसे पता चलता है? पीकेए वैल्यू से। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है? अनआयनाइज्ड फॉर्म में। तो हमें इससे ये पता चलेगा कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कितना होगा। अब समझ में आई बात? और एब्जॉर्प्शन के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक तो होता है ड्रग जो है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए, और साथ में वो लिपोफिलिक नेचर का होना चाहिए। हाइड्रोफिलिक का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो इसीलिए जो एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग है सबसे ज़्यादा होता है किसका? अगर कोई ड्रग जो है वो अनआयनाइज्ड भी है, लिपोफिलिक भी है। फिर अगर आयनाइज्ड है और अगर वो लिपोफिलिक नेचर की है फिर भी उसका हो जाएगा। और अगर वो अनआयनाइज्ड एंड हाइड्रोफिलिक नेचर की है फिर उसका होगा। और अगर आयनाइज्ड और हाइड्रोफिलिक है तब तो सबसे कम होगा, फिर तो उसका समझ लो नहीं ही होगा एब्जॉर्प्शन। समझे बात को? तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसके पीछे का रीज़न जानो कि हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं। हम याद तो कर लोगे तो। अभी तुम
पार्टीशन कोफिशिएंट भी याद करते चले आए होगे अभी तक, हाँ ये बट क्यों पढ़ना क्यों है वो पता होना चाहिए। आयनेशन कांस्टेंट तुम याद करते चले आए हो, बट क्यों पढ़ रहे हो? कोई रीजन होगा ना उसके पीछे पढ़ने का। क्या रीजन है? ये रीजन, इसलिए पढ़ते हैं हम उसको। समझे बात को? तो ऐसे जब इस लेवल की चीजें पढ़ोगे ना तुम, तब जाके तुम्हारी चीजें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक, तो एकदम अच्छे से इनको अच्छे से करना, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करें कि अभी मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो क्लास 2 या क्लास 4 में फॉल करती, किसके? बीसीएस के। और क्लास 2 और क्लास 4 के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि उनकी सॉल्युबिलिटी कम थी। क्लास 4 की तो परमिबिलिटी भी कम थी, बट क्लास 2 की क्या थी? सॉल्युबिलिटी कम थी। तो हम सॉल्युबिलिटी को क्या कर सकते हैं? इनहैंस कर सकते हैं। कैसे इनहैंस कर सकते हैं? उसकी कुछ टेक्निक्स हैं। कौन सी टेक्निक्स हैं? इससे क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंट ईयर में, बस ऐसे नाम दे दिया गया था और उससे पूछ लिया गया था कि कौन सा इसमें सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट की टेक्निक नहीं है, ऐसे डायरेक्ट नाम देके पूछ लिया था। तो ये आपको नाम याद रखना है, और किसमें और इसमें हाइड्रोट्रॉफी से भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहला होता है कोसॉल्वेंसी, हाइड्रोट्रॉफी, कॉम्प्लेक्सेशन, सॉल्युबलाइजेशन। अब कोसॉल्वेंसी क्या होती है कि अगर हम कोई भी एक कोसॉल्वेंट का यूज कर ले, लाइक कोसॉल्वेंट हमारे कौन कौन से हो गए? इथेनॉल हो गया, डाई डाई मिथाइल डाई डाइमेथिलामाइन हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, आपका पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल हो गया। जो चीजें क्या है, जो वाटर के साथ अच्छे से सॉल्युबल है, हम क्या करें? हम ड्रग को उसमें सॉल्युबल कर लें, फिर उन दोनों को मिक्स कर लेंगे तो वो आपस में सॉल्युबल हो जाएंगे। अगला जो होता है हाइड्रोट्रॉफी। हाइड्रोट्रॉफी मतलब इट इंडिकेट द इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर ऑफ वेरियस सब्सटेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव। ये लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव जो है ना, इसी से क्वेश्चन पूछा गया था। लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव अगर ऐड करेंगे तो कौन सी टेक्निक हो? वो की हाइड्रोट्रॉफी। लाइक इसमें अगर हम लोग सोडियम बेंजोएट हमें सॉल्युबल करना है तो हम कैफीन का ऐड कर देते हैं। निकोटिनामाइड करना है तो और रिबोफ्लाविन के लिए हम निकोटिनामाइड का एडिशन कर देते हैं। तो ये सारे सब्सटेंसेस जो है, जो हम ऐड करके हाइड्रोट्रॉफी के थ्रू सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। कॉम्प्लेक्सेशन की अगर हम बात करें तो इट इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स बिटवीन ड्रग के बीच में और एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जिसको हम लोग लिगैंड बोलते हैं, उनके बीच में क्या कर लेता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। ये हम कॉम्प्लेक्सेशन पढ़ेंगे किसमें? फिजिकल फार्मेसी में इन डिटेल बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बीटा साइक्लोडेक्सिन के बारे में बात करेंगे। और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कौन से हैं? पॉलीविनाइल पायरोलिडीन होते हैं, कैप्टिसॉल होते हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स के एग्जांपल। तो ये एग्जांपल्स मैं बोलता जा रहा हूँ, आप इसको लिख लेना। मैंने इसको नोट्स में नहीं इंक्लूड किया, इसीलिए कि लेक्चर लेना भी इंपॉर्टेंट होता है। लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, सर मेरे को आप पीपीटी दे दो बाकी मैं कर लूंगा। तो ये सारी चीजें जो काफ़ी सारी चीज़ें पीपीटी में डालना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है, कुछ लेक्चर्स में जो जो ऑन द स्पॉट मेरे को याद आते जा रहे हैं एग्जांपल्स, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें पीपीटी में नहीं मिलेंगी, तो ये बेनिफिट होगा आपको लेक्चर से। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आप इसी नोट्स में नोट डाउन करते रहो। Solubilization. It refers to the process of increasing solubility of poorly soluble drug by using surfactants. अगर हम surfactant का यूज कर ले, लाइक आपका ट्विन हो गया, स्पैन हो गया, मृज हो गया, ब्रिज हो गया, अगर हम उनका यूज करके सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। समझे बात को? तो ये तरीका है, क्या टेक्निक जो है वो सॉल्युबिलिटी को इनहेंस करने का। अब एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, कौन सा आता है? डिसोल्यूशन। क्या होता है डिसोल्यूशन? थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। ये डिसोल्यूशन क्या होता है? Dissolution is the process by which solute, that is solid, liquid or gas, disperse and form a homogeneous solution when mixed with a solvent. मतलब जब इनको सॉल्वेंट के साथ मिक्स करेंगे तो एक ये होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ऑफ द सॉल्यूट एंड फॉर्मिंग अ न्यू इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट है उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा, और उससे क्या होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में एक नया इंटरेक्शन फॉर्म होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोमिना को बोलते हैं डिसोल्यूशन। और ये जो डिसोल्यूशन का रेट है वो कौन सी इक्वेशन से गवर्न किया जाएगा? नोइस बिटनी इक्वेशन से, जिसका क्या है? dm by dt इज इक्वल टू a इंटू डी बाई एच इंटू सी एस माइनस सी। अब यहाँ पे d क्या है? dm जो आपका यहाँ पे m जो है वो क्या है? मास है। t जो है आपका टाइम है। a जो है आपका वो क्या है? एरिया है। ठीक, सरफेस एरिया जो डिसोल्यूशन के लिए अवेलेबल है। डी जो है कैपिटल डी, वो क्या है? डिफ्यूजिविटी है। एच जो है वो थिकनेस ऑफ द बाउंड्री है, जो डिसोल्यूशन मीडियम की जो बाउंड्री है उसकी थिकनेस है। सी एस जो है आपका वो क्या है? वो है इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, और सी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक, तो यहाँ पे देखो एक इसका बेसिक सा इंट्रो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी हम लोग डिसोल्यूशन को इन डिटेल पढ़ेंगे कहाँ पे? बायोफार्मास्यूटिक्स का जब मैं लेक्चर्स आपके लगाऊंगा, तो वहाँ पे हम डिसोल्यूशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। समझ लो बात को? चलो,
तो यहाँ पे एक डिसोल्यूशन का और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि जितना पार्टिकल साइज क्या होगा, छोटा होगा, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, उतना क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। स्मॉलर द पार्टिकल साइज ग्रेटर द सरफेस एरिया, और ग्रेटर द सरफेस एरिया फास्टर द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, और जितना ज़्यादा डिसोल्यूशन का रेट बढ़ेगा उतना ज़्यादा रैपिड क्या होगा, आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। समझ के बात को? तो ये इंपॉर्टेंट सा था डिसोल्यूशन के बारे में। तो इस तरीके से हमने जो सॉल्युबिलिटी का जो प्रॉब्लम, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस जो किया हमने, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, क्या फर्स्ट स्लाइड में जो मैंने बताया था कि हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले बताया था बल्क कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा था सॉल्युबिलिटी एनालिसिस। तो सॉल्युबिलिटी एनालिसिस हमने कंप्लीट कर लिया, और लास्ट जो है स्टेबिलिटी एनालिसिस, फिजिकल का जो लास्ट पार्ट बचता है क्या, स्टेबिलिटी एनालिसिस, अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स करके आपका प्री फॉर्मुलेशन जो है वो कंप्लीट कवर कर देंगे। चलो, तो स्टेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है? स्टेबिलिटी द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन टू रिमेन विद इन इट्स फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड थेरेप्टिक एज वेल एज टॉक्सिकोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन थ्रू आउट द सेल्फ लाइफ। मतलब क्या है कि अगर हम बात करें कोई भी फॉर्मुलेशन हमने बनाई, उसका जो सेल्फ लाइफ है वो मान लो कि 3 साल का है, तो वो पर्टिकुलर जो फॉर्मुलेशन है अगर वो 3 साल तक अपना फिजिकल फॉर्म जो है, केमिकल फॉर्म है, उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल दैट इज कोई माइक्रोब उसमें डेवलप नहीं होना चाहिए, थेरेप्टिक वैल्यू उसकी अप टू मार्क होनी चाहिए, और टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आने चाहिए, अगर वो सारी चीजें मेंटेन करके रखती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो, इंटरनल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है एंड फॉर्मुलेशन फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं? इंटरनल फैक्टर लाइक केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन जो ड्रग है उसके अंदर एक्सिपिएंट्स है उनका, इम्प्योरिटी की आपने कोई इम्प्योरिटी तो उसके साथ इंकॉर्पोरेट नहीं करती, अगर इम्प्योरिटी आ गया किसी भी स्टेप में फॉर्मुलेशन के तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसका जो फिजिकल फॉर्म है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक जो सॉलिड फॉर्म है वो ज़्यादा टाइम तक स्टेबल रहने एज कम्पेयर टू द आपका सॉल्यूशन सिरप, उसके कंपेरिजन में मॉइस्चर कंटेंट, अगर उसमें मॉइस्चर आ गया तो माइक्रोब का जो डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पार्टिकल साइज भी मैटर करता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करते हैं। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक लाइट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, पैकेजिंग मटेरियल क्या होगा कि उसमें लीचिंग उस ऑप्शन तो नहीं हो रहा है। फॉर्मेशन फैक्टर की मैं बात करूँ तो एक्सिपिएंट जो मैंने बताया, एक्सिपिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसको किस तरीके से बनाया जा रहा है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसमें, ठीक। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी ड्रग की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। अब कितने तरीके की स्टेबिलिटी होती है उसके बारे में बात कर लें। तो सबसे पहली स्टेबिलिटी होती है आपकी टॉक्स इस केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो जो ड्रग का केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है, लाइक हमने पैरासीटामोल बनाया है तो उसके अंदर कंपोजिशन जो है वो पैरासीटामोल का ही रहे, कोई चेंज उसमें देखने को नहीं मिले। दूसरा थेरेप्टिकल स्टेबिलिटी, दैट इज जो उसका थेरेप्टिक इफेक्ट है, जिस इफेक्ट के लिए हम उसको बना रहे हैं वो इफेक्ट वो मेंटेन करके रखे, तो वो थेरेप्टिकल स्टेबिलिटी आती है। देन माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी क्या होती है कि कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन ग्रोथ ये उसमें देखने को नहीं मिलना चाहिए, तो वो हमारी क्या हो जाती है, वो हो जाती है हमारी माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी। देन फिजिकल स्टेबिलिटी लाइक उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक अपीयरेंस है, पैलेटेबिलिटी है, टेक्सचर है, डिसोल्यूशन है, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो वो हमारा क्या आता है, वो आता है फिजिकल स्टेबिलिटी। एंड एट लास्ट जो आता है टॉक्सिकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। टॉक्सिकोलॉजिकल स्टेबिलिटी क्या होता है कि लाइक कोई भी सिग्निफिकेंस उसमें टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होने चाहिए, लाइक वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, कोई भी टॉक्सिक नेचर का नहीं होना चाहिए उसमें, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारे पास टॉक्सिकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के अंदर आता है। अब स्टेबिलिटी में भी 2-3 तरीके के टाइप्स होते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस के, जो मेन 2 होते हैं, कौन से होते हैं? एक होता है सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी, दूसरा होता है सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी। सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी क्या होता है? Solution state stability is studied to identify the best combination of solvent, pH, buffer and ionic strength that give the slowest rate of drug decomposition in solution। मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर हमारी ड्रग है वो सॉल्यूशन स्टेट में कैसे स्टेबल रहेगी, उसको जो हम एनालाइज करते हैं तो वो सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी के अंदर आता है। मतलब अब उसको एनालाइज करने के लिए हम क्या देखेंगे कि भाई कौन सा सॉल्वेंट ऐसा है जो हमारी ड्रग को सबसे ज़्यादा टाइम तक स्टेबल रख रहा है, किस पीएच पे हमारी ड्रग सबसे ज़्यादा अच्छे टाइम तक स्टेबल रहे, बफर कौन सा यूज़ कर सकते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ कैसे होनी चाहिए ताकि हमारा जो ड्रग है वो लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रहे। और स्टेबल रहने का मतलब क्या है कि उसका जो डिकम्पोजिशन रेट है वो क्या हो, वो स्लोएस्ट हो। अगर स्लोएस्ट डिकम्पोजिशन होगा तभी तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो वो कंडीशन होती है हमारी क्या, सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी की, तो आइडेंटिफाई द फिजिकल केमिकल चेंजेस विच डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ड्रग एंड इट्स इन टॉक्सिसिटी फॉर द लॉन्ग टर्म स्टोरेज सॉलिड स्टेट के बारे में। अब स्टेबिलिटी टेस्टिंग के कुछ मेथड होते हैं, कौन कौन से होते हैं बस आपको नाम पता होना चाहिए। रियल टाइम स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है,
रिटेन्ड सैंपल स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है और साथ में जो गाइडलाइन हमें बताती है स्टेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में सारी, वो गाइडलाइन कौन-सी होती है? वो गाइडलाइन होती है हमारे पास आईसीएच की Q1A-R2 गाइडलाइन होती है जो स्टेबिलिटी स्टडी के लिए फॉलो की जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने स्टेबिलिटी स्टडीज़ को भी कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे जो आज के लेक्चर्स के हिसाब से आपके लिए रिलेवेंट होने वाले हैं, उनको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है? चलो फिर आ जाओ फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आपका, अ वीकली बेसिक ड्रग शोज हायर सॉल्युबिलिटी इन एसिडिक पीएच कंपेयर टू व्हाट कैन बी कंक्लूडेड? ड्रग इज एम्फोटेरिक, ड्रग इज वीक बेसिक, ड्रग इज वीकली एसिडिक और ड्रग इज नॉन आयनाइजेबल। मैं आंसर्स इस लेक्चर में नहीं बताने वाला हूँ, आंसर्स मैं इनके अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। तो आप लोग को आंसर अपने क्या करने हैं, कमेंट बॉक्स में बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, ड्रग विथ लॉग पी वैल्यूज बिटवीन 1 to 3 आर जनरली poorly absorbed, highly hydrophilic, balanced in lipophilicity, shows good absorption, या टू नॉन पोलर फॉर ओरल एब्जॉर्प्शन। तीसरा अगर हम बात करें, if a weak acid has pKa 4 at pH 6, it will exist mostly in which form? Ionized form, anionized form, both equal और neutral form। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और सारे आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द नोइज बिटनी इक्वेशन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इंक्रीजेस विथ decrease in surface area, increase in diffusion layer thickness, decrease in concentration gradient and increase in surface area। एंड ये जो है ये मैंने बताया नहीं है, ये आपको ढूंढना है और उसका आंसर देना है। Accelerated stability studies is generally performed at 25 degree Celsius 60% RH, 40 degree Celsius 75% RH, 30 डिग्री सेल्सियस 65% RH और 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो ये इसके बारे में आपको पता करना है और इसका आपको मेरे को आंसर ढूंढ के लाना है, ठीक है? तो इसी तरीके से हमने क्या किया, ये सेकेंड लेक्चर भी कंप्लीट किया। आपको चीज़ें कैसी लगी, कंटेंट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मैंने काफ़ी नई चीज़ें ट्राई की हैं लेक्चर में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो वो आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ में आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप जाके ज्वाइन करो, क्योंकि सारी अपडेट्स मैं वहाँ देता रहता हूँ, लेक्चर्स का, लाइक लेक्चर का वीकली शेड्यूल क्या होने वाला है, किस दिन कौन सा लेक्चर आने वाला है, ये सारा मैं व्हाट्सअप ग्रुप में डालता हूँ, तो आप वो जाके ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लो। अगर आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए भी वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट चल रहे हैं, आप जाके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि मेरे को अपनी प्रिपरेशन कैसे प्लान करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे प्लान करूँ, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ूँ, मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, ये कैसे करना है, क्या कैसे करना है, तो आपको मेरे से 1-to-1 सेशन आप बुक कर सकते हो। आप इस वेबसाइट पे जाके एक नॉमिनल सा चार्ज देके, कई स्टूडेंट्स ने तो लास्ट टाइम तक इनरोल भी किया है। सो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे आपको वेबसाइट पे केवल ये वन टाइम फीस दिखेगी, बट ये वन टाइम नहीं है। ये हम लोग एक टाइम आपके साथ पर्सनल इंटरेक्शन होगा, फिर कंप्लीट ग्रुप के साथ हम हर मंथ एक इंटरेक्शन करेंगे, अपनी अपकमिंग मंथ्स की प्लानिंग करेंगे, जिसमें हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। मीन्स आपके एग्जाम से पहले अराउंड 7 to 8 सेशन, अप्रोक्स 10 सेशन हम लोग करने वाले एक नॉमिनल से चार्ज पे, ठीक है? तो और मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, सो मैं उतने ही स्टूडेंट्स लूँगा जो जिनको मैं पर्सनली मेंटर कर सकूं। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस पे चीज़ें हैं, तो आपको जाके, अगर आपको चाहिए, आपको ऐसा लगता है, तो आप जाके वहाँ से ले सकते हो, ठीक है? तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।